बताओ फार्मर के साथ एक्सप्लॉइटेशन होता है कि नहीं? होता है फार्मर के साथ एक्सप्लॉइटेशन। मान लो कोई फार्मर है जो अपना प्रोड्यूस बनवाया है, मतलब कुछ भी व्हीट राइस कुछ भी हो सकता है, वो सब प्रोड्यूस बनाया है, इसको बेचने के लिए बीच में एजेंट लगते हैं। तो जो ये एजेंट होते हैं ये कई बार क्या करते हैं, उनको कम प्राइस देते हैं। मान लो उनका एक्चुअल में उनको प्रति किलो पे 100 रुपए मिलना चाहिए, लेकिन उनका एजेंट बोलता है नहीं नहीं 100 रुपए लायक आपका सामान नहीं, आपको सिर्फ 50 रुपए देंगे या आपको सिर्फ 60 रुपए देंगे। बताओ फार्मर के जितने हक का पैसा है क्या उसको मिला है उतना पैसा? नहीं। तो इस टाइम गवर्नमेंट पिक्चर में आता है। गवर्नमेंट बोलता है हम आपके लिए कुछ कुछ नए नए प्रावधान लेकर आ रहे हैं जिसमें आपको ये एजेंट के पास फंसने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करिएगा, हमारे जो भी एग्जीक्यूटिव होंगे हम उनको भेजेंगे और उन लोग आपका सामान को सेल करने में हेल्प करेंगे, उनको बांटने में हेल्प करेंगे, उनको अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करेंगे। तो ये होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इसलिए आया क्योंकि इनके साथ बहुत मोलेस्टेशन होता था, उनके साथ बहुत प्रताड़ना होता था, जो प्राइस इनको मिलना चाहिए था उतना नहीं मिलता था, फेयर प्राइस नहीं होता था। तो गवर्नमेंट बोला कि हम एक ऐसा मार्केटिंग सिस्टम ला रहे हैं जिसमें हमारे ऑफिशियल आपका हेल्प करेंगे बेचने में। तो हेडिंग लिखो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम का मीनिंग। ये होता क्या है? रूरल एग्रीकल्चर not only face problem with regard to finance। उनको सिर्फ पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है, पैसे के अलावा मार्केटिंग की भी जरूरत पड़ती है। सामान प्रोड्यूस बना तो लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन सही दाम उनको नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट पिक्चर में आता है, गवर्नमेंट बोलता है हम आपका हेल्प करेंगे सामान बेचने में। हाँ हाँ, ये 5% चार्ज है ना इसलिए ऐसा हो रहा है। चल जाएगा। रूरल एग्रीकल्चर नॉट ओनली फेस प्रॉब्लम विद रिगार्ड टू फाइनेंस, बस इनको पैसे की प्रॉब्लम नहीं होती है, पैसे के अलावा मार्केटिंग का भी इनको प्रॉब्लम होता है। इन लोग अपने सामान को सही दाम में बहुत मुश्किल से बेच पाते हैं। तो गवर्नमेंट अभी हम लोग पढ़ेंगे also encounter difficulties in marketing of their goods। हाँ also encounter difficulties in marketing their goods। एनकाउंटर भी लिख सकते हो, इसकी जगह फेस भी लिख सकते हो। they also face difficulties, वो भी चल जाएगा। अब इसका मीनिंग लिखो, एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मीनिंग क्या होता है। अभी तो हम लोग ये समझे कि प्रॉब्लम क्या हो रहा था। प्रॉब्लम ये हो रहा था कि उनको पैसे का तो प्रॉब्लम है, साथ साथ में सामान का मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं, सही दाम पे इनको मिल नहीं पा रहा है। तो अब लिखो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मीनिंग, ये जो नीचे हाईलाइटेड है। क्या नहीं मीनिंग नहीं, हम लोग मेन रीजन पढ़ रहे हैं कि उनको क्यों एग्रीकल्चर मार्केटिंग का जरूरत पड़ता है। वही पढ़े कि जो फार्मर्स होते हैं इनको पैसे का तो प्रॉब्लम पड़ता ही है, साथ में पैसे के साथ अपना सामान को मार्केटिंग करने का भी प्रॉब्लम। हाँ नहीं, ये मीनिंग नहीं, रीजन है क्यों इसको करना पड़ रहा है। हाँ तो अगर एग्जाम में पूछा तो तुम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ये पहले लिखकर इसके बाद एग्रीकल्चर मार्केटिंग को एक्सप्लेन कर सकते हो। लिखो एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज अ प्रोसेस, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज अ प्रोसेस जिसमें क्या होता है, दैट इन्वॉल्व असेंबलिंग, यहाँ सब में लाइन से लिखा हूं, असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग। बीएसटी का मार्केटिंग चैप्टर पढ़ोगे उसमें ग्रेडिंग करके आएगा। ग्रेडिंग मतलब जैसे मान लो राइस बहुत सारा है, राइस अलग अलग तरीके का होता है, एक उसना चावल होता है, अरवा चावल, बासमती चावल, तो अलग अलग चावल को अलग अलग बोरे में डालना, इसको बोलते हैं ग्रेडिंग करना। बासमती चावल अलग बोरे में आएगा, हाँ उसना चावल, हाँ एलोकेशन काइंड ऑफ। तो ग्रेडिंग करने का काम भी गवर्नमेंट कर देता है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व असेंबलिंग करना, स्टोरेज करना, वेयर हाउस का फैसिलिटी देना, प्रोसेसिंग करना, सामान को प्रोसेस करके अच्छा गुड में कन्वर्ट करना, ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी, उधर से इधर तक सामान लेकर आना, पैकेजिंग करने का काम, उनको बांटने छाटने का काम करना, ग्रेडिंग, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर कमोडिटी अक्रॉस द कंट्री। नहीं इसमें कोई स्टेप जरूरी नहीं, एक दो भी याद रख लो तो चल जाएगा। इसमें 3-4 इजी, असेंबलिंग हो गया, स्टोरेज हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, तो 3-4 याद कर लो काफी है, और इसका कोई लाइन वाइज याद रखने का जरूरत नहीं है इसमें। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व असेंबलिंग,
कॉमा स्टोरेज, मतलब गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि हम ये सब फैसिलिटी करके देंगे, लेकिन इसमें ऐसा स्टार मार्क करके लिख लो, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में ये नहीं है कि हम लोग लोन देंगे, गवर्नमेंट इसमें लोन वगैरह प्रोवाइड नहीं करता है, बाकी सारा फैसिलिटी दे रहा है, असेंबलिंग करने का, स्टोरेज वेयर हाउस में गोदाम में रखने का, उसको प्रोसेस करने का, गाड़ी में डालकर इधर उधर ट्रांसपोर्ट करने का, पैकेजिंग करने का, ग्रेडिंग करने का, लेकिन इसमें एक चीज एक्सक्लूडेड है, गवर्नमेंट कोई भी लोन नहीं देता उसमें, इट डज नॉट कंप्राइज एग्रीकल्चर क्रेडिट। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में बाकी सब कुछ आएगा, लेकिन लोन देने का काम इधर नहीं होता। हाँ हाँ, उसको असेंबल करना, स्टोरेज करना, हार्वेस्ट तो फार्मर को ही करना पड़ेगा, हार्वेस्ट का इसमें कोई नियम नहीं दिया है, उसको प्रॉपर असेंबल कर रहे हैं, स्टोर करके वेयर हाउस में रख रहे हैं, प्रोसेसिंग करके वो धान से मेन आटा जो भी चावल उवल बनाना है वो बना रहे हैं, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी, ये सब कवर है, लेकिन लोन का फैसिलिटी इसमें कवर नहीं है, गवर्नमेंट इसमें कोई लोन वगैरह नहीं देता है। तो ये एग्जाम में आया तो ये मीनिंग लिखना रहेगा, इसको थोड़ा ऊपर नीचे करके लिख सकते हो, या इतना सारा पॉइंट है पूरा नहीं भी याद हो रहा है तो एटलीस्ट 4 पॉइंट भी याद करोगे चल जाएगा। अपने वर्डिंग से बिल्कुल मत लिखना, जैसे यहाँ पे मैं लिखवाया वैसे ही लिखना, उसको थोड़ा ऊपर नीचे एक दो कम ज्यादा करके लिख सकते हो। अगला हेडिंग लिखो, फार्मर्स को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अगला हेडिंग, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय फार्मर्स, फार्मर्स को ये 3 प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। पहला हेडिंग, मैन्युपुलेशन बाय बिग ट्रेडर, जो बिग ट्रेडर होते हैं उन लोग मैन्युपुलेट कर देते हैं फार्मर्स को, इसको डायरेक्ट बुक से ही लिखते हैं। पहला लिखो मैन्युपुलेशन बाय बिग ट्रेडर्स, हेडिंग है प्रॉब्लम फेस्ड बाय फार्मर्स, फार्मर्स को क्या क्या प्रॉब्लम होता है। एग्जाम का ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो हम लोग को बस इसी को एक्सप्लेन करना रहेगा, प्रॉब्लम फेस्ड बाय फार्मर्स। तो पहला प्रॉब्लम, मैन्युपुलेशन बाय बिग ट्रेडर, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं ये फार्मर्स को बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं, जब वो तोलने उलने का बारी आता है तो गलत तोल के देते हैं, या नीचे उसमें चुंबक लगा देते हैं जिससे गलत टोटलिंग आ जाता है, वेट गलत हो जाता है, तो उनके साथ ऐसा बहुत मैन्युपुलेशन किया जाता है। तो लिखो इसके अंदर, प्रायर टू इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले, प्रायर टू इंडिपेंडेंस फार्मर सफर्ड, prior to independence farmers suffered from faulty weighting, मतलब वेटिंग वगैरह गलत कर देना, 10 किलो की जगह 5 किलो बता रहे हैं। prior to independence farmers suffered from faulty weighting and manipulation of accounts, उनका अकाउंट्स के साथ भी बहुत छेड़छाड़ होता था, उन लोग पैसा दे देते थे लेकिन वो बुक के अंदर मेंशन नहीं करते थे ट्रेडर्स। prior to independence farmers suffered from faulty weighting and manipulation of accounts while selling their produce to traders, while selling their produce to trader। बताओ जो गांव में फार्मर है उसको मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन पता होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, तो यहाँ भी उन लोग गेम खेल लेते थे जो ट्रेडर्स होते थे। लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, इनको मार्केट में पता ही नहीं था इनका जो इन लोग प्रोड्यूस उगाए हैं उसको कितना एक्चुअल में रेट मिलेगा, तो इनको कुछ भी उल्टा फुल्टा रेट बनाकर कम रेट में इनसे सामान ले लिया जाता था और बाहर जाकर महंगे रेट में बेचा जाता था। तो लिखो, फार्मर्स वर ऑफन फोर्स्ड, फार्मर्स वर ऑफन फोर्स्ड टू सेल एट अ लोअर प्राइस। कहां पे? हाँ, ट्रेडर का फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। अब सेकंड पॉइंट, लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, ये हेडिंग है, लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन। जो फार्मर्स होते हैं इनको मार्केट के बारे में ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं रहता, ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं रहता, तो उसके वजह से कई बार इनको फोर्स किया जाता है कि सस्ते रेट में बेचो, और जब इन लोग रेडी नहीं होते हैं तो आजकल तो कम हो गया क्योंकि गवर्नमेंट वो बफर स्टॉक, पीडीएस, ये सब सिस्टम ला दिया है। पहले के टाइम में टमाटर रोड में ऐसा फेंका हुआ रहता था क्योंकि उनको सही प्राइस उसका मिला नहीं रहता था। एक बार हम लोग भी शिरडी गए थे 2017 टाइम, हाँ 2017 टाइम में जब शिरडी गया था तो आ रहा था रोड में इतना टमाटर फेंके हुए थे, तो उसका वही रीजन है, जब फार्मर को उनको मेहनत का पैसा नहीं मिलता है जितना उनका एक्चुअल में मिलना चाहिए, तो फार्मर गुस्से से क्या करता है, ना ट्रेडर को बेचता है और ना नॉर्मल बेचता है, वो पूरा का पूरा ऐसे ही रोड में फेंक देता है, अपना वो आक्रोश दिखाता है, गुस्सा दिखाता है। हाँ, अभी हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारा सिस्टम आ गया, बफर स्टॉक का सिस्टम आ गया है, पीडीएस का सिस्टम आ गया है, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी का सिस्टम आ गया है, तो फार्मर को इतना एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता है। फार्मर्स वर ऑफन फोर्स्ड
टू सेल एट अ लोअर प्राइस, फार्मर्स को फोर्स किया जाता था कि वो सस्ते दाम पे बेचे ड्यू टू लैक ऑफ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑन प्राइस प्रिवेलिंग इन मार्केट। मार्केट में कितना प्राइस चल रहा है इसके बारे में उनको पता नहीं रहता था, इस वजह से उनको ठग लिया जाता था, कम प्राइस पे सामान ले लिया जाता था, और अगर उन लोग उनको नहीं देना चाहते हैं तो रोड में फेंक देते थे टमाटर। तीसरा पॉइंट, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। मेन प्रॉब्लम फार्मर्स का यही आ जाता है, उन लोगों के पास वेयर हाउस वगैरह रहता नहीं है, तो उन लोग औने पौने दाम पे बेच देते हैं ट्रेडर को। अगर उनके पास अच्छा खासा वेयर हाउस रहता तो उन लोग कभी नहीं बेचते, उन लोग स्टोर करके रखते, जब अच्छा दाम मिलता तब बेचते। लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। पहले के टाइम में वेयर हाउस जब नहीं रहता था तो फार्मर्स मैन क्या करते थे, जमीन में गड्ढा करते थे, उसके अंदर अपना प्रोड्यूस डालते थे और ऊपर को ढक देते थे, जो भी बोरा उरा के साथ अंदर डाल देते थे और ऊपर ढक देते थे। लेकिन ये सेफ नहीं है ना, इससे भी ज्यादा चांसेस है खराब होने का। हाँ, ये है ना, एनसीईआरटी में सर रेफरेंस लिखा हुआ था कि पहले के टाइम में गड्ढा खोद के उसमें डाल देते थे, लेकिन वो भी सेफ नहीं है। हाँ, नहीं जरूरी तो ना वही प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या पता कॉटन प्रोड्यूस कर रहे होंगे, कुछ और प्रोड्यूस कर रहे होंगे, उगना भी चालू हो सकता है अगर राइस वीट वगैरह कुछ है तो। पूरा फल पहाड़ पेड़ सब निकल जाए। लास्ट है लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। इसमें यही लिखा है, दे ऑल्सो डिड नॉट हैव प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी। फार्मर्स मेन यहीं पे मार खा जाते थे, क्योंकि उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं था वेयर हाउस का, तो अपना सामान को औने पौने दाम पे बेच देते थे। और इसी के लिए लिखा, इवन टुडे आज भी 10% ऐसी वेस्टेज हो जाता है, जितना भी प्रोड्यूस करते हैं फार्मर्स उसमें से 10% ऐसा है जो वेस्ट जाता है, क्योंकि उनके पास कोई भी स्टोरेज का फैसिलिटी नहीं है और ना गवर्नमेंट इसके लिए कुछ कर रहा है। Even today, more than 10% of goods produced in farm are wasted due to lack of storage. तो एग्जाम का ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा आया कि फार्मर को क्या क्या प्रॉब्लम होता है। तो पहला प्रॉब्लम, बिग ट्रेडर्स उनको मैनिपुलेट कर देते हैं, वेटिंग वगैरह में फॉल्टी वेटिंग करते हैं, कम वेट नाप देते हैं, 10 किलो है उसको 5 किलो 8 किलो बताते हैं और उनके अकाउंट के साथ मैनिपुलेशन करते हैं। सेकेंड है, मार्केट इन्फॉर्मेशन के बारे में उनको पता नहीं रहता है, तो कई बार उन लोग सस्ते सस्ते दाम में बेच देते हैं। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, इनके पास कोई वेयर हाउस फैसिलिटी नहीं रहता, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं रहता, तो उस वजह से उनको सस्ते दाम पे बेचना पड़ता है। लिख लिए जल्दी जल्दी। तो एग्जाम में अगर आया तो ये 3 पॉइंट लिखना रहेगा, फार्मर्स को क्या प्रॉब्लम है। हेडिंग याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अंदर कंटेंट तो अपने हिसाब से लिख लोगे। मैन्युपुलेशन बाय बिग ट्रेडर्स, लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज। अभी 49 पे 83 है। हाँ, अच्छा 4% है। ठीक है, अगला हेडिंग लिखो। इसका भी सेपरेट हेडिंग इंडेक्स में डालें क्या? मेजर्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग। इतना ज्यादा लिख लिए? अच्छा, नहीं है ना, ठीक है, तो मार्केटिंग उसी के अंदर ही चलेगा टॉपिक। एग्रीकल्चर मार्केटिंग लिखे ना, अब ये पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट कैसे इनको बेनिफिट देता है, गवर्नमेंट इनका हेल्प कैसे करता है। अभी तक हम लोग ये पढ़े एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है, अब हम लोग ये पढ़ रहे हैं, अब हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि कैसे मददगार रहता है, गवर्नमेंट क्या क्या फैसिलिटी देता है। हेडिंग लिखो, फिर एक एक डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का यही टॉपिक लास्ट रहेगा, वाइंडिंग अप करेंगे इसमें। हाँ हाँ लिखेंगे, फिर वाइंडिंग अप करेंगे। लिखो लिखो, ठीक है, कल लिख भी लेंगे, तो आज एक्सप्लेनेशन तो आज ही समझेंगे। पहला है रेगुलेटेड मार्केट, इसमें एक रेगुलेटेड मार्केट रहता है। सेकेंड है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, इसमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है। हाँ,
ये इंफ्रास्ट्रक्चर सब होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बस रोड को नहीं बोलते, जितना कुछ ये सब है इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में सब आता है। हाँ माल प्रैक्टिसेस से। लिखो लिखो, मैं एक्सप्लेन अभी कर रहा हूँ, कल हम लोग डिटेल में लिखेंगे इसको। हाँ हाँ क्या है, वो तो बिना पढ़े भी लिख के आ जाओगे। क्या रहेगा, कबड्डी में कितना कूदना है, क्रिकेट बैट कैसे पकड़ना है। अभी सबको कंपलसरी है ना पी देना, किसमें किसमें, हाँ उसमें है पी में। मेरे को लगा पी में बस ऐसे ही बताना है, क्रिकेट में इतने लोग लगेंगे, फुटबॉल में इतने लोग। हाँ हाँ अच्छा, इंग्लिश का एग्जाम तुम लोग कहाँ से लेकर? अच्छा चलो सुनो सुनो, अब एक एक को थोड़ा समझते हैं, इसको लिखेंगे कल। अभी हम लोग ये नहीं नहीं सुनो, सबसे पहला लिखते हैं, पहला समझते हैं। अभी ये टॉपिक क्या है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में गवर्नमेंट क्या क्या ऐसा काम कर रहा है। सबसे पहला है रेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट क्या होता है, एक ऐसा पूरा बड़ा सा, क्या तुम लोग बात नहीं इधर इधर ध्यान, क्या कैसे लगा, अरे सुनो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, स्पंजी स्पंजी। सुनो सुनो, बस इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रेगुलेटेड मार्केट का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट एक बड़े से जगह में जितने भी, बात नहीं, गवर्नमेंट एक बड़े से जगह में क्या करता है, जितने भी बायर है, जितने भी सेलर है, उन सबको बुलाता है, एक कमेटी जैसा गठन करता है, उसमें सेलर भी रहता है, उसमें बायर भी रहता है, और गवर्नमेंट के ऑफिशियल भी रहते हैं कि यहाँ पे कोई भी इलीगल एक्टिविटी ना हो। फिर इसमें क्या किया जाता है, एक ऑक्शन जैसा होता है कि ये जैसे मान लो रुई का बोरी है, तो रुई का बोरी मान लो 50 रुपए प्रति किलो या 100 रुपए प्रति किलो, तो कौन खरीदने के लिए तैयार है, जो जितना ज्यादा क्वांटिटी में खरीदने के लिए तैयार है, यहीं से यहीं बेच दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं, हाँ यहाँ इसको बोलते हैं रेगुलेटेड मार्केट। तो इसमें गवर्नमेंट भी इंटरवीन करता है, एक पार्टी गवर्नमेंट भी रहता है, मतलब गवर्नमेंट के कोई ऑफिशियल भी रहते हैं। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा दाम नहीं होगा कि मान लो इन लोग बोल रहे हैं 50 रुपए और कोई सेलर बोल रहा है, मतलब सॉरी कोई बायर बोल रहा है 10 रुपए में मैं ले जाऊंगा। ऐसा प्रताड़ना या एक्सप्लॉइटेशन यहाँ पॉसिबल नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट भी साथ में रहता है। तो अगर कोई इतना ज्यादा कम कर रहा है, एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है फार्मर को, तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल मना करते हैं। गवर्नमेंट के ऑफिशियल बोलते हैं यहाँ पे जितना सेलर बोल रहा है, अगर आप तैयार हो तो खरीदो, वरना मत खरीदो, और अगर आप नहीं खरीदोगे तो एट द एंड में हम ही लोग खरीद लेंगे। तो इससे क्या होता है, फार्मर को एक अश्योरेंस मिलता है कि चलो अगर मैं अपना रेट बताया और अगर कोई बायर तैयार नहीं हुआ खरीदने के लिए, तो गवर्नमेंट खरीद लेगा, हमारा वेस्ट नहीं होने वाला सामान। तो इसको बोलते हैं रेगुलेटेड मार्केट। इसमें हाँ नहीं देखो, इसमें ऐसे कोई लिमिट नहीं रखेंगे। अगर सेलर के पास भी इतना दिमाग है ना, अगर तो कोई ऐसे एकदम रैंडम रेट बताएगा, तो ना तो वो ये कोई खरीदेगा, बायर भी नहीं खरीदेगा, ना तो गवर्नमेंट खरीदेगा। सेलर भी थोड़ा दिमाग लगा के बोलता है, बस अगर थोड़ा ज्यादा बोल दिया और इसमें कोई बायर रेडी नहीं हुआ तो गवर्नमेंट खरीद लेगा। लेकिन गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं कि एकदम रॉकेट प्राइस पे गवर्नमेंट खरीद लेगा, गवर्नमेंट भी एक नॉर्मल प्राइस पे खरीदेगा जो गवर्नमेंट को सही लगेगा। तो वो होता है रेगुलेटेड मार्केट। इसमें तीन पार्टी होता है, कौन तीन पार्टी, एक सेलर, एक बायर और गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ऑफिशियल भी यहाँ पे मौजूद रहते हैं कि कोई भी यहाँ पे इलीगल एक्टिविटी ना हो, फार्मर्स को एक्सप्लॉइट ना किया जा सके। सेकंड है प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सही रहेगा तभी गांव से शहर तक सामान जा पाएगा। अगर बीच में रोड ही नहीं है तो गांव वाले सामान बना तो लेंगे, प्रोड्यूस तो कर लेंगे, लेकिन वो जा नहीं पाएगा जहां उसका डेस्टिनेशन है वहां। सेकंड, अगर हम लोग वेयर हाउस का फैसिलिटी नहीं देंगे, कई सारा सामान को कोल्ड स्टोरेज लगता है, जैसे फल वगैरह हो गया, इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखेंगे तो खराब हो जाएगा। गेहूं हो गया, धान हो गया, इसको तो नॉर्मल टेम्परेचर में रख सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजों को ऐसा कोल्ड स्टोरेज का जरूरत पड़ता है। तो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी भी देता है कि लोगों को उसका भी बेनिफिट मिल पाए, और नेटवर्क फैसिलिटी वगैरह भी प्रोवाइड करता है। फिर तीसरा आता है कोऑपरेटिव मार्केटिंग। कोऑपरेटिव मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट बोलता है कि जैसे मान लो हम तीन है, हम तीनों फॉर एग्जाम्पल दूध का धंधा करते हैं, मिल्क बेचने का काम करते हैं, तो हम तीनों मिलकर, तो कहाँ ध्यान ले जा रही है, बस इधर ध्यान दे, हम तीनों मान ले मिल्क का धंधा करते हैं, सुनो ना। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, तीनों
सुनो, गवर्नमेंट बोलता है तीनों अलग अलग धंधा करेंगे, इससे अच्छा तीनों मिलकर एक साथ मिल्क का धंधा चालू करो, जिससे अच्छा खासा प्रोडक्शन हो पाएगा और ज्यादा अच्छा सब मिलके काम करेंगे, ज्यादा बटर बना पाओगे, ज्यादा घी बना पाओगे। तो यह है कोऑपरेटिव मार्केटिंग। इसमें गवर्नमेंट बोलता है कि सब लोग मिलजुल कर एक साथ कलेक्ट होकर धंधा करो। इसके एग्जाम्पल लिखा है अमूल। अमूल का मिल्कमैन ऑफ इंडिया कौन था, याद है? बस बस बस, हाँ हाँ, इसका नाम वर्गीस, सुनो, अरे बस, इसमें बुरा क्यों मान रहा है? तू इग्नोर करना मत करो। हाँ, वर्गीस कुरियन। अमूल का जो फाउंडर है उसका नाम है वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन। हाँ नहीं सुन, तो ये इसको क्या बोलते हैं? ये मिल्कमैन ऑफ इंडिया बोला जाता है इसको, क्योंकि यही एकजुटता लेकर आया था कंट्री के अंदर सबको एकजुटता। सुनो ना, गुजरात साइड में मिल्क रेवोल्यूशन आया था, उसको व्हाइट रेवोल्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि दूध बहुत ज्यादा। मैं इसको तुम लोग को समझाता हूँ, सुनो। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या होता है? जैसे अगर 10 लोग अलग अलग दूध बेच रहे हैं, मिल्क का प्रोडक्शन कर रहे हैं, सॉरी मिल्क का सेल कर रहे हैं, तो होगा क्या? गवर्नमेंट क्या बोलता है? 10 अलग अलग लोग धंधा, सुनो ना रे, कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, सेल करने का काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट बोलता है अलग अलग 5 लोग ये काम करेंगे, इससे अच्छा 5 लोग एक साथ मिल जाओ। और फिर धंधा करो, उससे क्या होगा? ज्यादा प्रोडक्शन हो पाएगा, ज्यादा बटर बन पाएगा, ज्यादा घी बन पाएगा, ज्यादा मिल्क डेवलप हो पाएगा। व्हाइट रेवोल्यूशन, सुनो सुनो, व्हाइट रेवोल्यूशन जब आया था तो यही लेकर आया था, इसको मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। इसका नाम, इनका नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। हाँ, वर्गीस कुरियन, ये नाम याद रखना है ना। क्या क्या? सुनो, तुम्हें क्या बताया? कोऑपरेटिव मार्केटिंग, गवर्नमेंट बोलता है सब लोग मिलके एक साथ धंधा करो, इससे क्या होगा? ज्यादा प्रोडक्शन हो पाएगा, ज्यादा बटर घी ये सब बन पाएगा। इसका एग्जाम्पल है अमूल। व्हाइट रेवोल्यूशन जो लेकर आया था मिल्कमैन ऑफ इंडिया, उसका नाम था डॉक्टर वर्गीस कुरियन। फिर अब ये भी एक बार समझ लो, लास्ट है डिफरेंस, बस एक बार सुन लो। डिफरेंशियल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट या डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, इसमें सबसे पहला होता है एमएसपी। एमएसपी का नाम क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसमें गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट एक प्राइस सेट कर देता है। फॉर एग्जांपल चावल का बोरी जो है वो 200 रुपए में मिल रहा है, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा? गवर्नमेंट एक प्राइस सेट कर दिया, एमएसपी सेट कर दिया 300। बताओ क्या कोई 300 से कम में खरीद सकता है? नहीं। गवर्नमेंट एमएसपी में क्या करता है? एक प्राइस सेट कर देता है। इसके बाद फार्मर को बेनिफिट होता है, फार्मर को 300 रुपए से कम में कोई भी नहीं खरीद सकता। दूसरा होता है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। गवर्नमेंट क्या बोलता है? गवर्नमेंट बोलता है अगर फार्मर तेरा बिक्री नहीं हो रहा है, तू प्रोड्यूस तो कर ले रहा है लेकिन वो सेल नहीं हो पा रहा है, तो एक काम करूंगा, गवर्नमेंट बोलता है मैं उसको परचेस कर लूंगा और मैं राशन दुकान में उसको कम रेट में 2 रुपए चावल, फिर वो चना, ये सब देने का काम कर दूंगा। तो इसी बोलते हैं पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें कम रुपए में सामान दिया जाता है और ऐसे फार्मर से चावल कलेक्ट किया जाता है जिनका जो रेगुलेटेड मार्केट है वहां पे सेल नहीं हुआ है, तो वहां से खरीद के लाया जाता है और पीडीएस राशन दुकान में बेच दिया जाता है। फिर अगला बफर स्टॉक। बफर स्टॉक का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो किसी साल कंट्री में प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, प्रोडक्शन ज्यादा होने से क्या होता है बताओ? मार्केट में उस चीज का प्राइस जो है वो कम होगा या ज्यादा हो जाएगा? मान लो राइस का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया है, तो राइस का प्राइस कम होगा या ज्यादा हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि जिस चीज का सप्लाई मार्केट में बढ़ जाता है उसका प्राइस भी डाउन हो जाता है। तो इस वजह से फार्मर को सही प्राइस उनका मिल नहीं पाता है प्रोड्यूस का। तो गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट जिस साल ज्यादा प्रोडक्शन होता है बहुत बल्क क्वांटिटी परचेस करके अपने गोडाउन में डाल देता है। तो उससे होता क्या है? मार्केट में प्रोडक्शन जो बढ़ गया था, अब प्रोडक्शन क्या हो गया? कम हो गया। प्रोडक्शन कम हो गया तो जो प्राइस था, प्राइस जो कम हो गया था, वो प्राइस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये 3 तरीका है डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट में। एमएसपी में एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेट कर देना, पीडीएस में राशन दुकान में 2 रुपए 3 रुपए में चावल बेच देना, और बफर स्टॉक में गवर्नमेंट फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये काम करता है कि वो बल्क में खरीद लेता है और जब भी कंट्री में शॉर्टेज होगा वो रिलीज कर देगा। कंट्री में कोई आपातकालीन सिचुएशन, बाढ़, फेमाइन, फ्लड, अर्थक्वेक आया है तो ये रिलीज कर देगा। क्या चीज में?
कम प्राइस जो गवर्नमेंट देगा ना, हाँ बस वो प्राइस रहे जो फार्मर को नुकसान ना हो। अगर कम प्राइस गिरा बस फार्मर को नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी हम लोग कल नोट करेंगे, आज इतना वाइंड अप करते हैं। ए बस रे बस।